हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है भारतीय समाजशास्त्र सॉरी। और जितने भी इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाला चैप्टर में हमने बात की थी जो पश्चिमी समाजशास्त्री है, यानी कि कार्ल मार्क्स, ये अपने बाहर के देश के थे, यहाँ के नहीं थे। आज हम बात करेंगे अपने देश के अंदर जितने भी समाजशास्त्री है उनके बारे में, मतलब लगभग हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मुख्य मुख्य जो है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उनको हम करेंगे पहले। तो देखो, अगर हम बात करें समाजशास्त्र की एज अ सब्जेक्ट इंडिया के अंदर, तो जो भी चीज़ें आती है ना किसी भी देश में या कहीं पर भी कोई भी हम चीज़ लागू करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हम विचार करते हैं उस चीज़ के ऊपर, है ना। सोच विचार चलता है काफ़ी टाइम तक, उसके बाद वो चीज़ें देखने को मिलती है हमें अस्तित्व में। वैसे ही सब्जेक्ट भी है ये वाला जो समाजशास्त्री सब्जेक्ट है। इसमें भी इसका जो मतलब कि सोच विचार करने का जो टाइम था, एक ड्यूरेशन थी, वो 100 साल के आसपास थी। ठीक है, यानी कि 100 साल से ज़्यादा ही मान लो आप। तो उस समय तक हमने जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार किया। उसके बाद जाके जो है हमने ये सब्जेक्ट को देखा, एज ए लॉन्च किया कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में कि ये एक्चुअली जो है मतलब इस तरह के सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद विश्वविद्यालय की बात करें कि भाई विश्वविद्यालय कब से बने, समाजशास्त्र के विश्वविद्यालय तो होंगे सोशियोलॉजी के, ये जो पढ़ाते हैं इसको। तो वो 1919 में आपने सबसे पहला विश्वविद्यालय देखा मुंबई के अंदर। ठीक है, विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज जो होते हैं अपनी, यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल गया आपको एक मुंबई के अंदर। ठीक है, 1919 में। और फिर दो और बन गए अलग अलग जगहों पे। एक तो आपका यूपी में बना, लखनऊ के अंदर, और दूसरा बना आपका कलकत्ता में। ठीक है कोलकाता, कलकत्ता एक ही बात है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि पहले एक मनोवैज्ञानिक की हम बात करते हैं, समाजशास्त्री की बात करते हैं। तो दोनों का पहले आपको मैं फ़र्क बताता हूँ क्या होता है। एक मनोवैज्ञानिक क्या करता है, मन के अंदर जो व्यक्ति के चल रहा होता है ना, उसकी अध्ययन करता है, यानी कि किसी व्यक्ति के मन के अंदर क्या बात चल रही है उसका अध्ययन करता है। तो जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर ध्यान दे पाते हैं, है ना। जैसे कि मनोवैज्ञानिक है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास डिप्रेशन है, मेरे पे मतलब कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मनोवैज्ञानिक के पास जाऊँगा। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँगा और उससे जाके डिस्कशन करूँगा कि बताऊँगा उसको अपनी प्रॉब्लम क्या है। तो वो मुझे जो है दवाइयाँ देगा, सुनेगा मुझे पहले तो, उसके बाद दवाइयाँ देगा कुछ, उसके बाद जो है मेरी इलाज चलेगा। तो वो होते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक। अब हम बात करते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक के बारे में कि जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या होते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, जो समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं उनके विचारों को जानते हैं कि उनके अंदर जो विचार हैं वो क्या है, किस तरीके से आए हैं, क्यों आए हैं। इतना काम होता है इनका। ठीक है, एक जो समाजशास्त्री होता है वो क्या करता है, वो भी ऐसे ही काम करता है, लगभग सेम ही होते हैं पर इनका नाम अलग अलग है। ठीक है, यानी कि इसका स्पेशल काम है सिर्फ मन के अंदर जो बातें चल रही है उसको निकालना। जबकि जो समाजशास्त्री होता है वो समाज के हर एक जो एक्सपेक्ट होते हैं ना, अब हम बात करें इकोनॉमिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तौर पे, तो वो सभी को अध्ययन करता है कि भाई जो कुछ समाज पीछे क्यों है ना। मतलब कि जो दलित हम बात करते हैं वो पीछे क्यों है आज अभी भी, तो वो कौन बात करेगा उसके बारे में, ये समाजशास्त्री करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में। कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो सिर्फ मन का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री क्या करते हैं, पूरे ही सृष्टि का अध्ययन करते हैं, यानी कि पूरे समाज में जाके उन लोगों का अध्ययन करते हैं कि वो आज ऐसे हैं तो क्यों है, क्या रीज़न है उसके पीछे, उनकी हिस्ट्री, पास्ट, हर एक चीज़ उनको मतलब कि उनका अध्ययन करना होता है ना। उनकी इकोनॉमी इतनी मतलब कि पीछे क्यों है, अगर कोई पिछड़ा हुआ समाज है तो उसके बारे में हर एक चीज़ जानना। और जो उच्च समाज है, ठीक है, उनके बारे में जानना कि वो आज उस स्थिति में क्यों पहुंच गए हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया है कि जो वो वहाँ पे बैठे हुए हैं आज। तो ये सभी काम किसके होते हैं, समाजशास्त्री के और मनोविज्ञानी के। मैंने आपको बता दी दोनों को अलग अलग करके, भिन्न भिन्न करके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक मतलब कि फ़न फैक्ट बता दूं मैं आपको इसके अंदर कि जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री है भारत के अंदर, वो अचानक ही बने हैं, है ना। सडनली बन गए, ऐसा उनको मतलब पहले से ही कोई मतलब बता के नहीं गया था, या उनका मन नहीं था अंदर से कि उनको एक समाजशास्त्री बनना है या एक मनोवैज्ञानिक बनना है। जस्ट बन गए, अध्ययन करा किसी चीज़ का, और उन्होंने कुछ जो है अपने विचार होते हैं ना प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद उनको एक बड़े समाजशास्त्री के बारे में, या मतलब समाजशास्त्री के रूप में या मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाना शुरू हो गया। उसके बाद सबसे पहले आप नाम सुनते हो श्री LK आनंद कृष्ण अय्यर। ठीक है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक है। इसके अलावा आपको कुछ और याद रखना है इसके अंदर। एक कानविद शरद चंद्र रॉय है, इनका ये भी एक आकस्मिक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है एक।
यहाँ पे हमारा समाजशास्त्री जो है, दो संस्थाओं की स्थापना की गई है। समाजशास्त्री आपको पहले मिलेंगे धुर्य, ठीक है, ये आपको नाम दिखा दूं मैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो इसीलिए, ठीक है। तो ये धुर्य है, और एक है डीपी मुखर्जी। इन दोनों के बारे में आपको सही से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही आएंगे, या मतलब डेफिनेटली यही आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके विचार कुछ अलग हटके हैं, तो हमें ये पढ़ने चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम में सवाल क्या पूछे जाते हैं, जिनके थोड़े विचार जो होते हैं अलग होते हैं, हर एक चीज़ से हटके होते हैं। जहाँ पे 10 लोग एक जैसा सोच रहे हैं, वहाँ पे ये जो लोग हैं कुछ, वो अलग सोच रहे हैं, एक या दो लोग, उनका जो विचार है वो अलग है। तो सबसे पहले जो फोकस जाएगा ना, उन लोगों पे जाएगा कि ये क्यों अलग है इन लोगों से। तो वो जो है हमारा उसमें ध्यान होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो क्यों है, धैर्य के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों इन पर फोकस कर रहे हैं, तो बता दूँ कि जो धैर्य ने जाति प्रथा पे बताया है, बहुत ज़्यादा बात की है, तो इसीलिए इनकी जो है एक पहचान है। अब देखो इनका जन्म शायद इसमें नहीं लिखा हुआ है, पर मैं आपको आगे बता दूंगा इनका जन्म कब हुआ है। तो उस हिसाब से उस समय ना जाति प्रथा बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको देखने को मिलेगी, जब अंग्रेज लोग थे हमारे देश में, तो जाति प्रथा चरम पे आप मान सकते हो कि थी। तो उस समय के हिसाब से इनके जो अध्ययन है, इनके जो विचार हैं, वो बहुत ज़्यादा माननीय है ना, उसको हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि ये उन कंडीशंस को इन्होंने देखा है। तो ये धैर्य है हमारे, ठीक है, आपके सामने। उसके बाद तो ये भी देखो, वो मैंने आपको बता देता कि जाति जो थी, जाति प्रथा के ऊपर उन्होंने जो बोला है, उन्होंने उनके जो विचार है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि जनजाति, नातेदारी, परिवार, विवाह, संस्कृति, सभ्यता, नगरों की ऐतिहासिक भूमिका, ठीक है, और संघर्ष, एकीकरण का समाजशास्त्र। तो ये सभी क्या है, इनके एक तरीके से कहते हैं ना हॉट टॉपिक्स, तो वो थे। इनके ऊपर जो है इन्होंने विचार प्रकट किए हैं अपने, और अध्ययन किया है। हॉट टॉपिक्स होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको आप पढ़ने में मज़ा आता है या रिसर्च करने में मज़ा आता है, उनको हम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इनके भी थे। जनजाति वाले मैंने बता दिया आपको। संस्कृति के बारे में अध्ययन करना उनकी, कि कैसे एक समाजशास्त्र के अंदर हम जनजाति को पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से वो जनजाति जो है, या जो आदिवासी समूह है, वो अन्य लोगों से अलग है, ठीक है। उनकी संस्कृति ऐसी कैसी है, मतलब उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, उन सभी चीज़ों को मापना, तोलना, ठीक है। देखो अगर आपकी संस्कृति है तो वो आपके लिए सही होगी, ठीक है। आप इसको गलत थोड़ी ना बोलोगे कि मेरी संस्कृति इसमें ये गलत है। सबके लिए सबकी संस्कृति सही होती है, पर एक हमें ना एक पूरा एक प्रॉपर तरीका चाहिए होता है, एक तुलना चाहिए होती है, दोनों के बीच में कंपैरिजन चाहिए होता है कि इस संस्कृति के अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, इसके अंदर ये बुराइयाँ हैं, इसके अंदर ये बुराइयाँ हैं तो इसके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं चीज़ों का, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भाई, क्योंकि देखो एक व्यक्ति, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि मेरी जो संस्कृति है उसके अंदर बुराइयाँ भी होगी डेफिनेटली, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हर एक चीज़ सही हो, तो उसके बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के बारे में धुर्या जी ने बताया है कुछ। उसके अलावा पिछड़े हिंदू के बारे में बात करते हैं। धुर्या बोलते हैं कि पिछड़े हिंदू वो हैं जो कि जनजाति समूह है, उनको भी विकास करने का पूरा हक है, ठीक है। हमें मतलब उनको पूरा चांस देना चाहिए कि वो विकास कर पाए, क्योंकि आज उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है अभी भी, कि वो अगर कोई ढाबा खोलते हैं तो उनके सामने उनके पास कोई भी खाना खाने नहीं आता है, बस नाम देख के कि भाई ये पिछड़ी जाति का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उनको बराबर का अधिकार देना चाहिए और हक देना चाहिए कि वो भी अपना जो है अपने बच्चों को पाल पोस सके, अच्छी तरीके से पढ़ा सके, ठीक है। और इसके अलावा और भी विचार मिलेंगे आपको। बाकी इससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये क्या है, ये इनका निबंध है, इन्होंने लिखा था जाति के ऊपर, ठीक है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर इसका जो टाइटल है वो इंग्लिश में है, जो इन्होंने लिखा है वो भी इंग्लिश में ही है, लेकिन आपको हिंदी में अगर आपको मिलना है, आपको मतलब पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो। आपको गूगल पे मिल जाएगा। उसके अलावा धुर्य जाति की एक विस्तृत परिभाषा भी देते हैं, है ना। जाति जो होती है हमारी, उसकी एक परिभाषा भी बताते हैं। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन कह सकते हो आप, ठीक है। और कुछ विशेषताएं भी बताते हैं कि जो फीचर्स होते हैं किसी भी जाति के, वो क्या होते हैं, है ना। जाति के अंदर जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो जाति होती है वो लोगों को बांटने का काम करती है, राइट। यानी कि विभाजन करती है, लोगों को अलग करती है एक दूसरे से, कि एक छोटी जाति का व्यक्ति, एक बड़ी जाति का व्यक्ति,
तो इस तरीके से हम दोनों में भेदभाव करती है, दो लोगों में, दो समाजों में। उसके अलावा ये सौंपनी विभाजन पर आधारित होती है, यानी कि किसी पे सौंपी गई होती है कि तू आज से दलित है, ठीक है, और मैं आज से ब्राह्मण हूँ, तो इस तरीके से सौंपी गई होती है। उसके अलावा भोजन नहीं खा सकते आप साथ बैठ के, है ना, किसी और जात के व्यक्ति के साथ नहीं खा सकते। और जो आपने देखा होगा कि छोटी जाति और बड़ी जाति के लोगों के बीच का जो अधिकार होते हैं उनमें भी विभिन्नताएं होती है ना। वो खाट पे बैठ नहीं सकते बड़ी जाति के साथ में, तो उनको नीचे बैठना होता है। तो वो भी क्या है, एक उनकी जो अधिकार है उसमें भी आपको भिन्नता दिखाई देगी। जो बड़ी जाति का व्यक्ति है उसके पास अधिकार ज़्यादा होंगे, इनके पास जो निम्न जाति के व्यक्ति होते हैं इनके पास नहीं होते, ना के बराबर होते हैं। और व्यवसाय यानी कि आपका जो धंधा होता है, आपका जो काम है, उसको भी आपको चुनने के लिए आपकी जाति देखी जाएगी कि आप क्या हो, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। और विवाह पर कठोर प्रतिबंध डेफिनेटली लगाती है, क्योंकि आप किसी और जात में शादी नहीं करते हो अभी भी, ठीक है। वो तो अभी लॉ के हिसाब से आप शादी कर लेते हो, बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे अभी भी कि हो जाती है अब शादी, तो पर फिर भी बहुत ज़्यादा अभी भी फ़र्क आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा दर्जित प्रसाद मुखर्जी हैं, दर्जटी कुछ भी, मतलब एक प्रनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं ठीक से इनको, तो प्रसाद मुखर्जी है इनका नाम। इनका शॉर्टकट में हम बोलेंगे डीपी मुखर्जी, ठीक है। कुछ इनके परंपरा और परिवर्तन जो है परंपरा के अंदर, ये देखो परंपरा और उनके अंदर जो परिवर्तन है उनके बारे में उन्होंने विचार प्रकट किए हैं, तो वही हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है, कि क्या विचार है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे इनके बारे में, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये जो अपने इन्होंने लिखा हुआ है पूरा, इसको पढ़ेंगे हम। क्या बोल रहे हैं कि मेरे विचार में या मेरे मन में भारत में सामाजिकता का बहुलताय है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो, क्या नाम है इनका, नाम याद रखना, मुखर्जी, ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ बार बार। वो कह रहे हैं कि समाज जो है विभिन्नताओं वाला देश है, यानी कि एक तरीके से हमारे भारत समाज में बहुत सारे आपको जाति देखने को मिलेगी, समाज देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके के, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारी जो एक इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो पॉलिटी है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है, वो सभी तरीके से हम पीछे हैं पश्चिमी देशों से। अगर हम रेस लगाए यूरोप वगैरह से, तो हम पीछे हैं उनसे। बस इसी जाति प्रथा के चक्कर में हमारा जो है विकास हो नहीं पाया है, क्योंकि हमने पूरी ताकत जो है छोटे लोगों को, छोटी जातियों को, उनको बताने के लिए कि भाई तुम छोटी जाति हो, इसमें लगाइए। अगर इसी काम को हम इसी दिमाग को हम अच्छे कामों में लगाते तो शायद हम यूरोप से भी आगे होते आज, और बाकी सारे देशों से भी आगे होते। उसके अलावा अक्षय रामलाल देसाई, ये भी एक समाजशास्त्री हैं। इनके कुछ विचार आपको मिल जाएंगे। इन्होंने राज्य के ऊपर बोला है, तो आपको यही याद रखना है कि जो जैसे कि देसाई है, इन्होंने राज्य के ऊपर बोला है। मुखर्जी है, इन्होंने जाति के ऊपर बोला है कि भाई समाज में, हमारे मतलब भारत के समाज में बहुत सारी जातियाँ देखने को मिलेंगी आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से राज्यों के बारे में बोला है कि किसी राज्य यानी कि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके बारे में बात कर रही है कि कभी भी किसी भी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो काम करती है, उसको देखने का तरीका या किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में ये बात करते हैं। एक इन्होंने जो है निबंध लिखा है, निबंध का नाम है, रेड में देख रहे हो आप, द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। क्या बोल रहे हैं ये कि जो राज्य होता है, यानी कि एक राज्य का काम क्या होता है, लोगों का कल्याण करना, है ना, जनहित के लिए काम करना। ये सभी काम क्या किसके होते हैं, एक राज्य के होते हैं। तो उसमें क्या है, राज्य क्या काम करता है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो राज्य है वो एक हस्तक्षेप राज्य होता है, यानी कि किसी भी समुदाय के बीच में हस्तक्षेप करता है, ताकि कोई जो छोटी जाति का व्यक्ति है या समुदाय है उनके साथ गलत ना हो। उसके अलावा एक जो कल्याणकारी राज्य होते हैं, ये लोकतांत्रिक राज्य होते हैं, यानी कि लोगों द्वारा बनाए गए होते हैं। सभी कास्ट के लोग इनको चुनते हैं, यानी कि अपने जो प्रतिनिधित्व होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, लीडर्स होते हैं, इनको। और जो अर्थव्यवस्था होती है राज्यों की, वो मिश्रित होती है, यानी कि उसमें आप निजी भी देखते हो और प्राइवेट सेक्टर भी देखते हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं, सार्वजनिक जिसको कहते हैं समूह, ठीक है। और जो देसाई हैं वो कुछ कल्याणकारी राज्य के कुछ परिप्रेक्ष्य पेश करते हैं, यानी कि कुछ कार्य जो होते हैं जो करनी चाहिए एक राज्य की गवर्नमेंट को, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि
पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कल्याणकारी राज्य जो है गरीबी, राज्य सामाजिक भेदभाव, मुक्ति से और नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। ये सभी काम कौन करता है? राज्य करता है, एक स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और समानता जो होती है वो लेके आनी चाहिए, असमानता को ख़त्म करना। धनवान जो व्यक्ति है और मतलब कि जो गरीब है जो धनवान है, दोनों को एक लेवल पे लेके आना। जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसको कम करना और जो गरीब है उसको ज़्यादा करना, यानी कि ऊपर एक स्टेट के लेवल पे लेके आना, ताकि वो मिडिल क्लास में आ जाए और अपना जो है जीवन चला सके किसी भी तरीके से। और जो अपनी नीतियां हैं ऐसी बनाएं कि गरीब लोगों के हित में हो वो, ठीक है। क्योंकि भारत में आप देखते हो कि गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से हमें अपनी नीतियाँ कुछ इस तरीके से बनानी चाहिए कि जो संख्या है गरीबों की वो कम हो सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उसके हिसाब से काम करना चाहिए। उसके अलावा अस्थायी विकास होना चाहिए, ठीक है। और जो बाज़ार है वो मुक्त होने चाहिए, यानी कि प्राइवेट होनी चाहिए, जिसमें कि आराम से व्यक्ति जाके कुछ भी खरीद सके और उसको बहुत ज़्यादा विकल्प मिले। और उसका जो पैसा है, मतलब कि कहते हैं ना, टैक्स लगाना, महंगाई, ये कम हो किसी भी तरीके से, जिससे कि लोगों के पास एक स्थायी पैसा हो और वो अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद सके, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी कर सके। और रोज़गार उपलब्ध कराना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एक गवर्नमेंट का, ठीक है। जिसके घर में रोज़गार नहीं है उसको उपलब्ध कराए। आप एक और पढ़ोगे, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, ये भी एक समाजशास्त्री है, इनके बारे में आप आगे और ज़्यादा पढ़ोगे। M.N. श्रीनिवास के गांव संबंधी विचार क्या है, इनके मतलब गांव के बारे में कुछ विचार प्रकट किए हैं। बाकी ये आप पढ़ लेना, मतलब कुछ ब्यौरा के बारे में बता रहे हैं कि जब हम जाते हैं किसी समाज में, किसी गांव के अंदर, तो आपको जो है कुछ वहाँ पे ब्यौरा करना होता है, यानी कि जाके देखना होता है चीज़ों को, उसके बाद आप चीज़ों को समझ पाते हो, ठीक है। इस तरीके से बता रहे हैं। बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैंने कोशिश की है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो करा दूँ, ठीक है। बाकी आप ये जो प्रश्नावली है, शब्दावलियाँ है, इनको आप कर लेना। इतनी मैंने मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लग रही मुझे अभी तो पढ़ने के हिसाब से। मैंने सब कुछ देख लिया है पढ़ के इनको। मुक्त व्यापार बता दिया मैंने आपको, अंतर विवाह, बाह्य विवाह क्या होता है, समायोजन क्या होता है, मानव नीति, धर्मनीति, प्रशासन शास्त्री, ये बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे शब्द है जो कि आप अवॉइड कर सकते हो। पर बाह्य विवाह, अंतर विवाह, बाह्य विवाह, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुक्त व्यापार, ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि फ्री ट्रेड होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।